नमस्कार, मैं दीक्षा सिंह। दीक्षा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हमने हिस्ट्री रीस्टार्ट कर दी है। इससे पहले हमने हिस्ट्री के 1 या 2 चैप्टर पढ़ाए थे। तो उसके बाद समय की कमी होने के कारण पर कुछ और समस्याएं होने के कारण बीच में हम क्लास ले नहीं पाए थे। लेकिन अब चूंकि यूपी भी आने वाला है, वो किसी भी समय आ सकता है और बैच कोचिंग में ऑफलाइन तो हमने शुरू कर दिया है। तो हमने सोचा चलिए धीरे से स्टार्ट अपना ऑनलाइन भी करते हैं। तो इसी क्रम में चूंकि हम क्लास में भूगोल पढ़ा रहे थे, तो हमने सोचा चलो इतिहास विषय को हम ऑनलाइन पढ़ाना शुरू करते हैं, क्योंकि चूंकि बहुत ज़्यादा मैटर हो जाता है इसमें आपका जीएस में पढ़ाने को। तो थोड़ा थोड़ा मैटर हम कवर करते हुए चलते हैं। इतिहास विषय ऐसा है जिसको आप एकदम सुकून से पढ़ाएंगे तभी आप पढ़ा सकते हैं। उसमें आपको हर एक कड़ी को जोड़ते हुए चलना है। भूगोल वगैरह हुआ, जो सब जितना आपको हिस्सा बताना है आपने बता दिया, लेकिन इतिहास के साथ एक चीज बहुत अच्छी होती है, आपको कड़ियां जोड़नी होती, किसके बाद कौन आया, यही तो हमारा इतिहास है। तो शुरू करते हैं। बुद्धकालीन प्रमुख गणराज्य। तो सबसे पहले तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं। तो शुरू करते हैं। बुद्धकालीन प्रमुख गणराज्य। तो जैसा हमने बताया था कि हमको कुछ बौद्ध और जैन ग्रंथों में बुद्ध काल के महाजनपदों के बारे में विस्तृत वर्णन मिलता है। तो उसमें जो गणतंत्र थे वो 2 प्रकार के थे, उसमें जो महाजनपद थे वो 2 प्रकार के थे। एक तो राजतंत्र था और दूसरा गणतंत्र था। राजतंत्र राजा का तंत्र, गढ़ मतलब गढ़ों का तंत्र, जिनमें कई सारे राज्य, छोटे छोटे राज्य थे, वो मिल के आपस में एक पूरा का पूरा महाजनपद बनाते थे। छोटे छोटे राज्यों का समूह जो था वो गण राज्य कहलाता था। उस समय के हमको गंगा की तराई में स्थित 10 प्रमुख गढ़ समूहों का, गढ़ तंत्रों का उल्लेख मिलता है। तो जो आपके प्रमुख मतलब जो मुख्य या जो टोटल 10 गढ़ तंत्र हैं, उनको हमने विस्तृत लिखा हुआ है। इतना लिखा हुआ है जितना कि आपके पेपर में, आपके किसी भी एग्जाम में आरओ से लेके वीडियो वीपीओ तक पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप अच्छे से इनको पढ़ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। तो इसी क्रम में शुरू करते हैं। तो बुद्धकालीन प्रमुख गणराज्य। तो बुद्धकालीन गंगा घाटी में 10 गणराज्यों का अस्तित्व मिला है। तो उनमें जो सबसे पहला हमने गणराज्य रखा है वो कपिलवस्तु के शाक्य। बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि जो भगवान महावीर स्वामी थे ये किस कुल से थे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो भैया कपिलवस्तु के साथ तो नेपाल की तराई में स्थित था। आधुनिक नेपाल से अगर हम इसकी तुलना करते हैं तो ये आधुनिक नेपाल का तिलौरा कोटा नामक स्थान है। वर्तमान में ये तिलौरा कोटा नामक स्थान है। यूपी का सिद्धार्थनगर व बस्ती का पिपरहवा। अगर यूपी से अगर हम इसको भारत से देखते हैं तो इसका कुछ हिस्सा भारत में था, जो कि भैया यूपी का सिद्धार्थनगर व बस्ती का पिपरहवा नामक स्थान पड़ता है। वर्तमान में यहाँ पर भैया भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। ये भगवान बुद्ध का जन्म स्थान है। ठीक है, तो ये शाक्य कुल के, इनके जो पिताजी थे ये शाक्य कुल के प्रमुख थे, और इस हिसाब से जो भगवान बुद्ध थे ये शाक्य कुल के व्यक्ति थे। दूसरा था भैया सुमसुमार पर्वत के मग्ग। बहुत अच्छे से याद रखना, जो उस समय नाम है उनका ही अपभ्रंश आप कह सकते हो, इस समय प्रचलन में है। कोई बिल्कुल अलग नहीं हो गया, कुछ तो सेम वैसे ही और कुछ का अपभ्रंश हो गया है। नाम लेते लेते ना उनकी ऐसी की तैसी थोड़ी हो जाती है, तो बस वही है ये। तो सुमसुमार पर्वत के मध्य, तो अभी भी भैया ये मिर्जापुर जिले का चुनार नामक जो स्थान है, उस समय यहाँ पर सुमसुमार के मध्य रहते थे। यहाँ पर भैया वत्सराज उदयन का पुत्र बोधि राजा था। ठीक है, यहाँ पर वत्सराज उदयन का पुत्र जो है बोधि वो राजा था, उसने इसको जीता था। आगे बढ़ते हैं बेटा। केशपुत्र के कालाम तो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। भगवान बुद्ध के प्रथम गुरु या भगवान बुद्ध के गुरु जिनसे उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली, तो आचार्य कालाम थे, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ये जो है बेटा केशपुत्र के कालाम थे बेटा, वर्तमान सुल्तानपुर जिले का कंडवार नामक स्थान, कंडवार से लेके पलिया तक का स्थान है ये। गुरु आचार्य कलाम, जो आचार्य कलाम गुरु थे बेटा, यहीं से इसी कुल से संबंधित थे। ये भैया भगवान बुद्ध के प्रथम गुरु थे। इन्हीं से ही भगवान बुद्ध ने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी। जिनको नहीं पता है वो अपने बैक वीडियो देख ले, उनको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। उसमें भगवान बुद्ध और भगवान जैन धर्म में भगवान महावीर स्वामी का हमने विस्तृत वर्णन किया है।
उसका लेवल बहुत अच्छा है, उसमें आपको हर एक क्वेश्चन मिल जाएगा। लास्ट टाइम अगर किसी ने यूपी ट्रिपल एससी दिया होगा, पेट दिया होगा, तो उससे कई क्वेश्चन फंस गए थे। 2 वीडियो ही थे। उसके बाद है बेटा अलकप के पुली। अलकप के जो बुली थे बेटा, ये आधुनिक बिहार का शाहाबाद, आरा और मुजफ्फरनगर का बेटा मध्य का क्षेत्र था। वर्तमान में उस पूरे क्षेत्र को बांट के 3 जिले बना दिए गए हैं। तो ये बेटा शाहाबाद, आरा और मुजफ्फरनगर का मध्य का क्षेत्र था बेटा। इसकी राजधानी वेठ द्वीप, वर्तमान में, बाद में उसको नाम दिया गया बेतिया। ठीक है, वैसे ये वेठ द्वीप थी जिसको बेतिया कहा जाता था। अगला बेटा राम ग्राम के कोलिये, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। राम ग्राम के कोलिये भैया गोरखपुर का रामगढ़ ताल नामक स्थान, वर्तमान में अगर हम इसकी तुलना करते हैं तो ये गोरखपुर का रामगढ़ ताल नामक स्थान है। अगला है बेटा पावा के मल्ल, पूछा जाता है भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो मल्लगढ़ राज्य में हुआ था। पावा के मल्ल जो है बेटा, ये वर्तमान में अगर हम देखें तो देवरिया का पड़रौना नामक स्थान है। इस बहुत अच्छी चीज है, देख लेते हैं। इन्होंने इनकी जो संसद थी उसका नाम उद्भटक था। कहा जाता है भगवान बुद्ध ने इस संसद का, जो इन्होंने ये संसद बनवाई थी, इसका उद्घाटन करने के लिए इन्होंने भगवान बुद्ध को बुलाया था। जब भगवान बुद्ध वहां संसद का उद्घाटन करने गए तो सीधी सी बात है, अगर कोई व्यक्ति कहीं किसी विशेष समारोह में आमंत्रित किया जाता है तो उससे कहा जाता है, उससे ये उम्मीद की जाती है कि वो 2-4 चीजें बताए, मतलब कुछ वो अपने निजी अनुभव रखे, या फिर जो उसके पास ज्ञान है वो उसके बारे में कुछ बताए। तो कहा जाता है जब भगवान बुद्ध वहां पहुंचे, उन्होंने संसद का उद्घाटन किया, तो उन्होंने जो जन संदेश दिया उससे 2 व्यक्ति आनंद व अनिरुद्ध इतने प्रभावित हुए कि वो भगवान बुद्ध के शिष्य बन गए। ठीक है, तो बुद्ध के शिष्य जो आनंद व अनिरुद्ध थे वो भैया यहीं से बिलोंग करते थे भैया, पावा के मल्ल से। मतलब ये मल्ल गणराज्य था और पावा गणराज्य था, और मल्ल यहाँ का जो मतलब जातियां रही थी वो भैया मल्ल थी। ठीक है, तो देवरिया का पड़रौना स्थान है। इन्होंने संसद का उद्घाटन के समय भगवान बुद्ध को बुलाया था। उनके स्पीच से प्रभावित होके आनंद व अनिरुद्ध जो है उनके शिष्य बन गए थे। आगे बढ़ते हैं बेटा कुशीनारा के मल्ल। तो यह जो कुशीनारा है ये देवरिया का कसिया नामक स्थान है। यहाँ पर भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। जैसा कि हर कोई जानता था कि उस समय ये भ्रांति फैली थी कि अगर किसी की मृत्यु कुशीनगर में होती है तो उसको नर्क मिलता है। तो भगवान बुद्ध ने कहा ठीक है भाई, हम ही नर्क ले लेते हैं। हम ही कुशीनगर में जाके उन्होंने देह त्यागी थी। आगे बेटा मिथिला के विदेह। तो कल भी हमने इस चीज की चर्चा की थी। जो माता सीता थी वो मिथिलेश कुमारी कही जाती थी। इसके अलावा उनको जानकी भी कहते थे, इसके अलावा उनको वैदेही भी कहते थे। उनके कई नाम थे। एक तो मिथिलेश कुमारी कही जाती थी। हमने कल भी कहा था उस समय जो लड़कियां थी उनकी पहचान अपने पितृवंश से होती थी। वो जिस वंश से आती थी, जिस महानगर से आती थी, उनको उसी के नाम से उनकी पहचान पूरे जीवन भर रहती थी। मतलब उनका जो नाम होता था वो तो होता ही था, लेकिन इसके अलावा भी उनको उनके राज्य से जाना जाता था। तो माता सीता को भैया वैदेही भी कहा जाता था, मिथिलेश कुमारी भी कही जाती थी, और इसके अलावा भैया ये जानकी भी कही जाती थी। तो भैया ये जो मिथिला के विदेह थे ये बेटा वर्तमान में बिहार का भागलपुर व दरभंगा जिला है। राजधानी बेटा इसकी मिथिला थी। ये जो विदेह था इसकी राजधानी भैया मिथिला थी, और वर्तमान में भैया ये जनकपुर नेपाल में स्थित है। वर्तमान में इसका नाम जनकपुर है और वर्तमान में भैया ये नेपाल में स्थित है। बहुत अच्छे से याद रखना, इसमें बिहार का कुछ हिस्सा आता था और जो अधिकतम हिस्सा आता था वो भैया आता था नेपाल का। इसके अलावा भैया यहाँ के जो राजा थे वो जनक थे, अच्छे से पता है, और जनक को विदेह कहा जाता था। मतलब शरीर होते हुए भी वो सन्यासी थे। उनको धन धान्य से, अपने पैसे रुपए से, अपने राज्य से कोई लोभ नहीं था। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को जिसको सांसारिक सुखों में रहते हुए भी सांसारिक सुखों का मोह ना हो, उससे विदेह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला है वैशाली के लिच्छवी। भैया इनको भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, 3-4 क्वेश्चन तो इनसे मिलते हैं हमको। वैशाली के लिच्छवी ये बेटा बुद्ध काल का, हमने कल ही बताया था, सबसे शक्तिशाली गणराज्य था। सबसे पहली चीज
राजा चेटक जो यहाँ का राजा था वो जैन तीर्थंकर था। बहुत हिसाब से इनको रिलेट कर लेना। महावीर की माता त्रिशला जो राजा चेटक की बहन थी। अब सीधी सी बात है, जब चेटक की बहन जो थी वो भगवान महावीर स्वामी की माता थी, तब तो सीधी सी बात है राजा चेतक जो है जैन तीर्थंकर कर रहे होंगे। भाई फॉलो तो ये अपने ही परिवार को, मतलब अपने ही भांजे को कर रहे थे। इसके अलावा बेटा चेटक ने अपनी पुत्री चेलना, बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि फलाने जो राजा हैं, आगे उनका नाम लिखा हुआ है, उनकी कितनी रानियां थी, उनमें एक ये भी थी। तो राजा चेटक ने अपनी पुत्री चेलना का विवाह, जो चेटक इनकी पुत्री चेलना, भैया नाम जो है काफी कुछ मैच कर रहा है। चेलना का विवाह मगध नरेश, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बिंबिसार के साथ किया था। ठीक है, तो अब सीधी सी बात है, यहाँ से हम रिलेट कर लेते हैं। जब चेटक जैन तीर्थंकर थे, ये इनके भांजे थे, तो बिंबिसार भी, चूंकि रिश्ते में इनके बहनोई लगे बिंबिसार के, तो महावीर स्वामी, तो बिंबिसार भी जैन धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, तो जैन धर्म के ही ये तीनों दोनों राजा थे। आगे बढ़ते हैं, कभी कभी पूछ देते हैं बिंबिसार जो है किस धर्म के अनुयायी थे, तो वहां जब बताएंगे तो डिटेल में आपकी समझ में आ जाएगा, क्योंकि थोड़ा बीच बीच में कटा पिटा है इधर उधर इनके धर्म के बारे में। अगला भैया 10वां है पिप्पलीवन के मौर्य। मौर्य कह सकते हैं। तो ये बेटा गोरखपुर जिले का कुसुम्भी स्थान है। अगर लोकल उसको देखें तो राजधानी नामक ग्राम है। ठीक है, गोरखपुर जिले का जो कुसुम्भी स्थान है उसमें जो जगह है वो राजधानी नामक ग्राम है। यहाँ पर बेटा चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था। जो भैया उस समय मौर्य थे, इसी के नाम का प्रोनाउंसिएशन चेंज होते होते मौर्य हुआ। जब चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक हुआ तो मौर्य के रूप में हुआ। तो ये थे भैया बुद्धकालीन प्रमुख गणराज्य। इसमें हमने सबको बता दिया है। ये 10 ही थे भैया, 10 ही गणराज्यों का हमें वर्णन मिलता है। और अच्छी चीज ये है, अगर आप इन सबको याद कर लेते हो तो आपका जो हमने 16 गणराज्य 16 महाजनपद बताए थे, उनमें इन गणराज्यों को अगर आप धीरे से आप सेट करके याद कर लेते हो तो आपके सेट के लिए बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इनको याद कर लेना। जो लोग नोट्स बनाते हुए चल रहे हैं वो अपने नोट्स बना लें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल मगध साम्राज्य के साथ में। कल शुरू करेंगे मगध साम्राज्य, स्थापना, विकास और उसका उनके राजा राजाओं के नाम बहुत ज्यादा पूछा जाता है मगध से। तो आज के लिए इतना ही, और एक बार फिर आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।